रिटेलिएशन जो है वो तबाह कर दी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। लेकिन सीआईए और पेंटागन ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जब उनके साथ राब्ता किया गया। और जब पीट हेग्सेट से ये पूछा गया कि आप इस मामले पर रशिया और चाइना को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं है और ये एक फैक्टर भी नहीं है इस वक्त उनके मुताबिक। सो क्या वो इसको हल्का ले रहे हैं रशिया के किरदार को, या वो इससे आगाह है और बॉदर नहीं कर रहे? नहीं, सबको पता है, उनको ऐसे नहीं होता कि पता ना हो। इनकी भी इंटेलिजेंस है, इनको पता है कि चाइना कैसे हेल्प कर रहा है और रशिया कैसे हेल्प कर रहा है। आपको पता ही है कि ये हर एक चीज मॉनिटर कर रहे थे। जो बड़े बड़े जहाज आ रहे थे रशिया से या चाइना से जो आ रहे थे, तो जाहिर है हथियार लेके आ रहे थे, मगर उसके ऊपर अब हमें ये भी पता है कि चाइनीज सैटेलाइट्स जो हैं वो ईरान की हेल्प कर रहे हैं। और हमें अब ये भी पता चल गया है कि रशियन इंटेलिजेंस जो है इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है कि वाशिंगटन के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ क्या सोच है, क्या नहीं है, उनकी कमजोरियां क्या है, क्या नहीं। सो आई थिंक रशिया एंड चाइना बिहाइंड द सीन्स हेल्प कर रहे हैं ईरान की। अच्छा, और मीनवाइल जो ईरानी सदर का ये कहना कि सालिस कोशिश कर रहे हैं, आपके ख्याल में अगर जिनके नाम आपने लिए रशिया, चाइना और ओमान, अगर ये एफर्ट कर भी रहे होंगे तो किस सतह की कर रहे होंगे? और इसहाक डार साहब का पार्लियामेंट को ये बताना कि पाकिस्तान ने भी उसमें किरदार अदा किया सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, तो इन सालिसों के हमरा के पाकिस्तान का भी कोई किरदार बनता है या पाकिस्तान भी इस वक्त मशगूल होगा इन कोशिशों में? पाकिस्तान का तो रोल इस हद तक है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई शक शुबहात थे, जैसे कि जब सऊदी ऑयल फील्ड्स के ऊपर कोई एक आध मिसाइल गिरी और उन्होंने कहा कि इल्जाम ये लगा कि ये ईरान की तरफ से आई है, तो काउंटर इल्जाम ये है कि नहीं, ये ईरान ने ये नहीं किया, ये तो इजराइल कर रहा है फॉल्स फ्लैग, ताकि लड़ाई जंग शुरू हो जाए और सऊदी अरेबिया को भी जंग के अंदर मुलव्वस कर लिया जाए। और यही प्रेशर है इजराइल का ऑन यूएई एंड ऑन सऊदी अरेबिया कि आप भी इस जंग का हिस्सा बने, आप भी अपने जहाज निकालें, आप भी अपनी मिसाइल्स निकालें और मारे ईरान को। मगर वो अभी इस ट्रैप के अंदर नहीं आ रहे। तो ये इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो डार साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी सी भाग दौड़ करके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उसको उन दोनों को समझाया और ठंडा किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और ईरान ने भी इंश्योरेंसेस दिए हैं कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, आज आप बाहर रहे हैं इस सारी चीज से। तो इसलिए आई थिंक ये दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग। और ये इजरायली जो है, ये अगर नहीं भी था तो एक आध आई थिंक दिखावे के लिए कि हम अगर नुकसान पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट थ्रेट जो है ईरान की तरफ से ऑन दीज गल्फ किंगडम्स वो है। और मेरा ख्याल है एज अ वॉर स्ट्रेटजी वो रहनी चाहिए। बिकॉज देखिए, अब जब यूएई के ऊपर उनकी रिफाइनरी के ऊपर या उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर एक आध बम गिरेगा तो वो तो उनकी हवाइयां उड़ जाएंगी कि अब क्या होगा। तो इसलिए यही मसला सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया को भी अब फैसला उन्होंने कर लिया कि हम अमेरिका की साइड पे नहीं है। उन्हें भी समझ आ गई है कि अमेरिका की गेम क्या है और वो अपने अलग ही खड़े हैं और दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वॉर। और सब यही चाहेंगे कि इस वॉर को खत्म किया जाए, बिकॉज सबका नुकसान हो रहा है। ईरान का जो नुकसान है वो तो जो है ना, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इनका नुकसान जो हो रहा है इन सब का, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखी थी। अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं है ना, अमेरिका के तो 8-9 बंदे मारे गए, यही है, इससे ज्यादा तो है नहीं। ये सारे जो मुल्क हैं इनकी सारी इनकम जो है वो खत्म हो गई है ऑयल से। इनके जो फैक्ट्री, वो जो ऑयल की रिफाइनरीज है वो बंद हो गई है, इनके टैंकर्स जा नहीं सकते, इनके जो सामान इंपोर्ट करते हैं वो हो नहीं सकता। और ये तो इनके तो बुरा हाल हो रहा है ये सारे लोगों का। और ऊपर से वो लोग जो अमेरिकन एलाइज है, जापान है, साउथ कोरिया है, उनकी तो चीखें निकल गई। वो कह रहे हैं हमारे तो सारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, हमें तेल नहीं मिलेगा फ्रॉम द गल्फ, और उनकी सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स गल्फ से। तो आई थिंक ये प्रेशर जो है अमेरिका के एलाइज का, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं, अमेरिका के पास ऑयल भी है, गैस भी है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर और वो इतनी दूर बैठे वहां तो एक बाप नहीं पहुंचता। तो नुकसान अगर हो रहा है तो इन सब का हो रहा है, और इन सब की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया है, नॉट जस्ट फ्रॉम हियर। और इंडिया की तरफ से भी प्रेशर आ गया है। उनको प्रेशर को रिलीव करने के लिए अमेरिका ने कहा चलो 30 दिन के लिए रूस से तेल ले लो। ये तो हाल है। उधर रूस ने अनाउंस किया कि अब जो हम गैस ले रहे थे यूरोप को वो हम बंद कर देते हैं, हमारे पास बड़ी डिमांड है, अच्छी कीमतें हमें मिल जाएंगी अपने गैस, हम दे देंगे किसी और को। तो ये तो बहुत सबको तकलीफ हो रही है, यूरोप को भी अब तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आई थिंक ये जो गेम है ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से और अमेरिका के हाथ से निकल गई और दुखती रगें ऐसा लगता है रूस के हाथ आ रही हैं और उल्टी पड़ रही हैं अमेरिका की तदबीरें। लेकिन सेठी साहब, जिस तरह से आपने गल्फ कंट्रीज का जिक्र किया, आप जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ, जब से इसका बीज बोया गया इजराइल की जानिब से कि ईरान पर हमला किया जाना चाहिए, आप तब से इंडिकेट कर रहे थे कि किसी न किसी स्टेज पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां इजराइल करेगा। अब जो यूके ने ये कहा है कि साइप्रस पे जो ड्रोन आया था वो ईरान की तरफ से नहीं आया था, तुर्की पर जो 2 मिसाइल्स अटैक किए गए वो भी कहा जा रहा है कि ईरान ने नहीं फायर किया, अरामको पे जो अटैक हुआ उससे भी ईरान दस्तबरदार हो चुका है कि उनकी जानिब से ऐसा एक्ट नहीं किया गया, और आज़रबाईजान पे जो अटैक हुआ उसके हवाले से भी अब हम अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इजराइल की जानिब से इस नौयत की शरारत की जा सकती है कि इन कंट्रीज को प्रोवोक किया जाए अगेंस्ट ईरान। सो उन ममालिक को किस चीज ने नी जर्क रिएक्शन से महफूज रखा, रोके रखा कि उन्होंने इस नौयत की कोई कार्रवाई ना की कि वो भी इस जंग में कूद पड़ते अमेरिका और इजराइल के साथ? देखिए, एक तो ये कि ईरान की तरफ से डिनाइल्स आनी शुरू हो गई थी कि हमने ये नहीं किया।
दूसरा जब ये आपको मैंने अभी बताया कि साद डार साहब और इनका भी रोल रहा है पाकिस्तान का, और इसको तस्लीम भी लोग कर रहे हैं, और इतना भाग दौड़ाई में तो नहीं हो रही थी ना कुछ तो हो ही रहा था। सो आई थिंक इनको समझ आ रही है कि इसराइल का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि फॉल्स फ्लैग करके इन मुल्कों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए और इनको कहा जाए आप भी लड़े, जैसे मैंने अभी कहा। तो ये सारी बातें जिसका आपने हवाला दिया है, साइप्रस के ऊपर अटैक होना या उधर आजरबाईजान के अंदर ये चीजें होनी ब्रिटिश बेस के ऊपर, तो ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग। ठीक, आप इन सारी चीजों को देखते हुए आप ये समझते हैं कि ये जंग खदशा जिस तरह जाहिर किया जा रहा है कि 2 महीने 3 महीने तवील भी हो सकती है, सितंबर तक जाने के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है, तो ऐसे में एनर्जी की जो नीड्स हैं और अब नए हुर्मुज की जो सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है? कोविड तर्ज के लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, ये सिचुएशन किस तर्ज पे किस सतह पे जाएगी अगर ये जंग तवील हो जाती है और किसके मफाद में रहेगी? देखिए, आप एक चीज की तरफ तवज्जो रखें, देखें कि न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का सूरत हाल क्या है। अगर वहां ये सोच डेवलप हो जाती है कि गड़बड़ हो रही है और आगे इकोनॉमी को बहुत झटका लगने वाला है, तो देन यू विल सी डोनाल्ड ट्रंप की तो फिर समझ आएगी इसको, और उसके लिए एक चीज होनी पड़ेगी जो मैं समझता हूँ कि बातें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं और वो शायद हो भी जाए। धमकी तो मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली दे दी है, वो यही कि अगर एमिरेट्स जो है, ये सारे जो 7-8 मुल्क हैं, इनके जो सारा पैसा है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई भी है, अगर ये पैसा अपना पुल आउट करना शुरू कर दें, बिकॉज इनके पास सब रिजर्व्स इनकी खत्म हो रही होंगी ना, बिकॉज अभी रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, बिकॉज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा कुछ, तो अगर उन्होंने ये प्रेशर इस्तेमाल किया मिलके कि अच्छा जी हम ट्रेजरी बॉन्ड्स को ऑफलोड करते हैं, या हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो बॉन्ड्स हैं हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज के, ऑरेकल के, गूगल के, इधर उधर सब जगह पे इनके बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उसको लिक्विडेट करते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी तो बिल्कुल स्लंप पे चली जाएगी, और ऊपर से ये ब्रिक्स और ये सब कुछ जो है, क्योंकि अब रशिया और चाइना के साथ बराह रास्त तल्लुकात बढ़ जाएंगे इसके बाद आफ्टर दिस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन अमेरिका, तो अमेरिकन डॉलर जो है वो भी अंडर प्रेशर आएगा ना फिर इसके साथ, एंड रूबल एंड द चाइनीज करेंसी युआन इनकी ज्यादा अहमियत बनेगी, और वो जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम जो बनाने जा रहे थे रशिया एंड चाइना एंड अंडर ब्रिक्स, उसकी ज्यादा अहमियत हो जाएगी। तो आई थिंक ये अभी तो अमेरिका इस वक्त उस मगरूर मोड में है कि हम हार नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मगर अभी लेटेस्ट जो पोल्स है वो सिर्फ 21% लोग अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वहां ये चीजें महंगी होनी शुरू हो गई, शॉर्टेजेस होने शुरू हो गए और स्टॉक मार्केट के वो गिरनी शुरू हो गई, तो फिर आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का हाल बुरा हो जाएगा। ऑलरेडी एक जमाने में आप तो 40% सपोर्ट था, फिर 35 पे आया, अभी तो बॉडी बैग्स थोड़े गए हैं ना, 7-8 ही गए हैं, अगर ये ज्यादा देर चली तो फिर जाहिर है देयर विल बी मोर बॉडी बैग्स, एंड आई थिंक ये जो बात हो रही है बूट्स ऑफ द ग्राउंड, ये तो बिल्कुल ही नॉन स्टार्टर है ना। बूट्स ऑफ द ग्राउंड तो मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर 1% लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे बूट्स ऑफ द ग्राउंड, बिकॉज 92 मिलियन पीपल की ये आबादी है, और पहाड़ों के साथ सारे पहाड़ है ऑल अराउंड इट, तो बूट्स ऑफ द ग्राउंड ये एक दफा अंदर चलेंगे तो निकलेंगे क्या, सारे मर जाएंगे वहां, मारे जाएंगे वहां, तो इसलिए आई थिंक वो तो होना नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड। अलबत्ता ये जरूर है कि ये कुर्दों को और आजरबाईजानीज को और बलोचों को उकसाने की कोशिश करेंगे, मगर मेरी जो अपना एनालिसिस वो ये है कि इतना आसान भी नहीं है कुर्दों को ये करना। मेरा ख्याल है उनको भी इस बात का नजर आ रही होगी ना कि ये कामयाब नहीं होगी ये जंग, और वो फिर इसमें अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहेंगे कि ईरान के साथ एक और झगड़ा कर ले। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब होंगे। जैसे ये फेल हो गए हैं ईरान की आवाम को उकसाना, उनको इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि उनको हथियार भी दिए जाए, पैसे भी दिए जाए, डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाई जाए, वो भी अब खत्म हो गया मामला, और ये कुर्दों वाली बात भी शुरू हो गई है, मगर मेरा ख्याल है ये भी कामयाब नहीं होगी, ये भी शुरू नहीं होगी, ये नॉन स्टार्टर है, छोटी मोटी ठुक ठुक हो सकती है बट नॉट मोर देन दैट। बिकॉज देखिए अगर ये ऐसी चीज शुरू होती है ना तो टर्की जो है ना वो चुप करके नहीं बैठेगा, टर्की का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि कुर्द जो है वो ज्यादा गड़बड़ ना करें, एंड सो ऑन। Thanks for watching. Subscribe our channel.